यहाँ पर बाज़ार की नज़र आज जो डेवलपमेंट्स होने वाली है, दिल्ली में तमाम तरह की बैठकें हैं। इंडिया अलायंस की बैठक है, एनडीए अलायंस भी अपनी बैठक करने वाला है और साथ ही नीतीश कुमार भी मिलने वाले हैं पीएम मोदी से। गौरांग, सवाल अब यहाँ पर ये है कि किसी भी तरह की पॉलिसी कंटिन्यूटी को लेकर कोई सवाल शायद नहीं खड़े हो रहे हैं, लेकिन पॉलिसी रिकैलिब्रेशन को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए भी क्योंकि मोदी साहब को ज़्यादा अलायंसेस के साथ चलने की आदत है नहीं। आंध्रा की बात करें, बिहार की बात करें, इन्हें पैसों की ज़रूरत है, सेंटर के साथ रहना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरह के बोल्ड डिसीजंस लेना आसान था पिछले 10 सालों में मोदी साहब के लिए, अब बाज़ार यहाँ पर किस तरह से इस पूरे सेंटिमेंट को समझेगा कि अब तमाम तरह के मिनिस्टर्स को कैबिनेट में भी ऑब्वियसली बैठाया जाएगा, मान मनोवल के लिए भी और उनको अपने साथ लेने के लिए भी। कहीं ना कहीं कोशिशें ये भी हो जाएगी कि बीजेपी जो है अपने आप को इतना मजबूत करे कि मेजॉरिटी में ही रहे और बहुत ज़्यादा अलायंस पर निर्भर ना हो। लेकिन पॉलिसी फ्रेमवर्क को लेकर, कंटिन्यूटी को लेकर और रिकैलिब्रेशन को लेकर अब बाजार कहाँ किस तरह रिएक्ट करेगा? धन्यवाद कविता, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो पहले तो इस हफ्ते मेरे ख्याल से बाजार राजनीति की खबरों को लेकर के हरकत में रहेगा। हमारा मानना यह है कविता कि जब तक सरकार निर्णायक तरीके से बन नहीं जाती, प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण नहीं करते हैं और जो भी पोर्टफोलियोज हैं वो एलोकेट नहीं होते, तब तक शायद उठापटक हावी हो सकती है बाजार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है कि अनिश्चितता का वातावरण जो कल था वो कुछ हद तक आज दूर हो गया है। जिस तरीके से कल देर शाम विजय घोषणा और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बातें सामने रखी शाम को जब वो संबोधित कर रहे थे बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को और पूरे देश को, दिक्कत एक ये है कि बहुमत वाली सरकार किसी एक पार्टी की नहीं बनी है, एक गठबंधन वाली सरकार है। और आंकड़े जो आए हैं सामने बहुमत से वो थोड़े बहुत कमजोर हैं। विपक्ष के तरफ से प्रयास कल भी हुआ था और आने वाले शायद समय में भी होगा अड़चने और थोड़ी बहुत अनिश्चितता का वातावरण खड़ी करने के लिए। मैं ये कहता हूं कि मैं छोटी अवधि मध्यम के लिए तो टिप्पणी नहीं करूंगा कविता, क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं। लेकिन अगर आपके पास 1.5-2 साल का नजरिया है या 3 साल का नजरिया है, तो कम से कम जो पूंजी आपने निर्धारित की है उसका 25-30% हिस्सा शुरुआत कीजिए किश्तों में लगाना, और सक्षम मजबूत कंपनियों से शुरुआत करें, खास करके दिग्गजों पर और कुछ क्षेत्र के आधार पर, मधौली क्षेत्र। निर्णय क्या 2014 और 2019, खास करके 2019 के बाद जो सरकार गठन हुआ था और जो बहुमत मिला था, क्या उस प्रकार से सरकार निर्णय लेगी? तो कल जब प्रधानमंत्री जी अपनी बात सामने रख रहे थे तो उन्होंने वही बात सामने रखी कि गरीबी को हटाना है, देश को आगे बढ़ाना है, बेरोजगारी को दूर करना है और सामान्य भारतीय नागरिक का जो स्तर है वो यहाँ से और बेहतरीन करना है और देश को विकास की तरफ और आगे बढ़ना है। अगर कोई बड़ी अड़चन नहीं आई तो मेरे ख्याल से नीतियां जिस प्रकार से लागू हो रही थी उस तरह नहीं, लेकिन कममन उसके आसपास शायद अमल में लाने की पूरी पूरी प्रयास प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम करेंगे। अभी आने वाला समय बताएगा, अभी से उसके ऊपर टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है कविता, क्योंकि ये एक धारणा होगी हमारे तरफ से। तो पहले तो शपथ ग्रहण हो जाने दीजिए, इस हफ्ते मेरे ख्याल से वो कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, फिर कैबिनेट अलॉटमेंट होगी और फिर मेरे ख्याल से एक रिव्यू ले। लेकिन जो आज सुबह मैंने रिपोर्ट्स अलग अलग ब्रोकरेज, और हमारा भी ये मानना है, एक एक समय था जब माननीय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे 91 की मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत बेहतरीन बजट लेके आए थे और फिर बाजार ने रुझान बेहतर दिया था। फिर बिल्कुल। वापिस भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, तभी भी बाजार ने एक अच्छा रुझान दिया था। बिल्कुल। और अब ये बजट जुलाई में हम देखेंगे तो देखना होगा कि जो बातें पहले रखी थी उस पर ही बजट आता है या उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर।
चलिए, काफ़ी हद तक आने वाले दिनों में इसको लेकर स्थिति साफ होती हुई अभी हम देखेंगे, लेकिन दर्शकों से जुड़ना शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश से अरविंद राणा साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। सर नमस्कार, क्या हालचाल? मैम अच्छा हूँ मैम, मैं तो बहुत अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग, बताइए किस टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं? जी मैम, मेरे पास में ना 3 शेयर थे एक्चुअली। एक तो एबीएस मरीन का था, जो कि मैंने 1000 शेयर लिए थे 265 के एवरेज में। हाँ। और एक मेरा मनदीप था मैडम, वो मैंने 55 रुपए पे 2000 शेयर लिए थे। एक मेरा इरेडा है। हाँ। तो अभी 2 दिन से तो वो काफी ज्यादा नीचे चला गया, तो वही सोच रहा था कि कब तक क्या हो इरेडा पाएगा आपने उसका। कितने भाव पर लिया है? इरेडा मैडम मैंने लिया है 173 पे। 173 पे लिया हुआ है। और ये आपने क्या जी हाँ। नजरिया जो है बनाकर रखा था? मैम मैंने तो ये लॉन्ग टर्म का बना के रखा था, लेकिन अब वो कभी कभी ऊपर भी चला जाता है, नीचे भी चला जाता है। तो मैं सोच रहा था कि कब तक होल्ड कर सकते हैं 173 के इसको। भाव पर। चलिए ठीक है। गौरांग, इनका नजरिया लंबा है। 173 हालांकि इनकी बाइंग प्राइस है, ये बता रहे हैं। हाल फिलहाल तो कोई स्टैंड अलोन कवरेज है नहीं, लेकिन एक बात बिल्कुल कहना चाहूंगा कि जब इसका आईपीओ आया था आईरेडा का, तब लंबी अवधि के लिए हमने निवेशकों को निवेश करने की राय दी थी। और जो स्तर पे आईपीओ दिया गया था, जो स्तर मेरे ख्याल से 200 के पार भी पहुंचा था या 200 के करीब भी पहुंचा, और फिर एक दायरेबंद कारोबार, नीचे की सर्किट ऊपर की सर्किट। लेकिन एक दो बात जो बुनियादी तर्क के आधार पर मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, और जो मैनेजमेंट की बातें मैंने सुनी है कि और सरकार की तरफ से नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता तो लगेगी, तो इस कंपनी की एक अहम भूमिका होगी। और खास करके जो नई ऊर्जा उत्पादन जुड़ेगी वो सोलार और विंड होगी, यानी कि क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, जहां पर ये कंपनी का मेरे ख्याल से एक बहुत अहम भूमिका और अदाकारी सामने आएगी। मैनेजमेंट ने ये भी कहा था कि ऑर्डर बुक इस वित्तीय वर्ष, नया वित्तीय वर्ष FY25 के लिए बहुत सक्षम और मजबूत है, और आने वाले वर्ष में वो उतना ही मजबूत रहेगा। अब सरकार को लेकर के, चुनावी नतीजों को लेकर के, सिर्फ आईरिडा में नहीं, अमूमन सभी सरकारी कंपनियों में हमने नीचे के तरफ के दायरे देखे। तो फिलहाल कवरेज नहीं, लेकिन अगर मैं उस आईपीओ नोट को एक आधार बना करके चलूं, और जो कुछ थोड़ा बहुत समय हुआ है इस कंपनी को लिस्ट होकर के, तो और जो भविष्य में नई ऊर्जा उत्पादन होगी और कंपनी ने जो ऑर्डर बुक को लेकर के टिप्पणियां करी है, तो भविष्य काफी उज्जवल लगता है। आगे एफएमसीजी शेयरों में आज शानदार तेजी है। इस तेजी के क्या बड़े ट्रिगर्स हैं, इसके मायने क्या है, पूरी डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं एफएमसीजी शेयरों में इस जोश के आखिर क्या मायने हैं? जी बिल्कुल, हम देखेंगे कि पिछले 2 सेशन से एफएमसीजी स्टॉक्स में जो एक अच्छी तेज़ी देखने मिली है। कल का सेशन ऑफ कोर्स बहुत वॉलेटाइल था, बाजार में भारी गिरावट आई, लेकिन देखिए कल भी एफएमसीजी इंडेक्स जो है ग्रीन में बंद हुआ। और आज देखिए एफएमसीजी स्टॉक्स, इमामी, एचयूएल, जो भी आप लिस्ट लाइए, सब स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल रही है। इसके इम्पॉर्टेंट कारण यही है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट का बाजार का एक्सपेक्टेशन है वो आ सकती है। और जब कोलिशन गवर्नमेंट आती है तो पॉपुलिस्ट स्कीम होती है जो रूरल मार्केट्स को कैटर करती है, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स और अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। और जब ये आता है तब एफएमसीजी स्टॉक्स जो रूरल मार्केट्स को भी कैटर करता है वो भी फोकस में रहते हैं। लेकिन सिर्फ यही रीज़न नहीं है, हमने पहले भी ET Now स्वदेश में बताया था कि 4-5 और अहम रीज़न है जहाँ की एफएमसीजी स्टॉक्स में जो है तेज़ी देखने मिल सकती है। वैल्यूएशन ज़रूर थोड़े महंगे हैं, लेकिन फिर भी बाइंग जो है इंटरेस्ट देखने मिल रही है। यहाँ पे रीजंस ये है कि एक डिफेंसिव थीम है, इसके अलावा अबव नॉर्मल मानसून का एक्सपेक्टेशंस है। और फोर्थ क्वार्टर में जब नतीजे आए थे आपके एफएमसीजी कंपनीज़ के, तो उनकी जो कमेंट्री आई है स्पेशली रूरल रिकवरी को लेके, वो बहुत बुलिश रहा है। अब जो है एफएमसीजी सेगमेंट हालांकि 2024 में देखें तो अंडर परफॉर्म किया है। अगर बड़े बड़े सेगमेंट्स की बात करें जैसे कि ऑटो, रियल्टी, PSU बैंक, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो है हमें इस साल रनअप देखने मिली थी इन सेगमेंट्स में। और जो एफएमसीजी है ओवरऑल अंडर परफॉर्म किया था। तो वैल्यूएशन ज़रूर महंगे होंगे 5 साल के एवरेज से निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के, लेकिन फिर भी अंडर परफॉर्मेंस जो पिछले 5 से 6 महीने में देखने मिला था, तो उसके कारण जो है एक अच्छी बाइंग, फ्लाइट टू सेफ्टी देखने मिल रही है। लेकिन सिर्फ एफएमसीजी सेगमेंट ही मत करिए फोकस, और भी सारे फोकस हो सकते हैं सेक्टर्स, स्पेशली पॉपुलिस्ट स्कीम्स को लेके जो फोकस इंक्लूड करते हैं 2 व्हीलर्स, कंजम्पशन में जो एफएमसीजी हुआ और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हुआ, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर। तो जो भी पॉपुलिस्ट स्कीम से जुड़े हुए सेगमेंट्स हैं उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और आज हम देख रहे हैं लगातार दूसरे दिन एफएमसीजी जो पूरा स्पेस है बाजार का फोकस उसमें लगा है। तो शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस पूरी डिटेल्ड रिसर्च के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इस सवाल के साथ मैं गौरांग सर आपके पास आना चाहूँगा। आज ज़रा एफएमसीजी शेयरों को देखिए, इमामी देखिए, इस वक्त लगभग
14.5% की तेजी हमें नजर आ रही है। डाबर इंडिया 9% ऊपर है। एचयूएल देखिए, और एचयूएल पर सुबह से हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं, क्योंकि जेफरीज की जो बुलिश रिपोर्ट आई उसके बाद भी इसमें काफ़ी अच्छी रफ्तार देखने को मिली। लगभग 8.9% की रफ्तार हम एचयूएल में फिलहाल देख रहे हैं। कोलपा देखिए, ये भी 8% ऊपर है। को यूनाइटेड स्पिरिट्स हो, गोदरेज कंज्यूमर हो, ब्रिटानिया, जुबिलेंट फूड, हर तरफ बेहतर माहौल। और जैसा शरद ने बताया कि रूरल रिकवरी जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, और जो कॉलिजन गवर्नमेंट होती है, जो गठबंधन वाली सरकार होती है, वो किस तरह से बेनिफिट करती है इस पूरे सेक्टर को, किस तरह से ट्रिगर का काम करती है, वो भी बखूबी शरद ने बताया। गौरांग सर, जरा एक विस्तृत नजरिया दीजिए इस पूरे सेक्टर पे। प्रशांत जी देखिए, सरकार, एनडीए सरकार का जब से गठन हुआ 2014, 2019 और अब 2024 में, तो पहले से ही प्रधानमंत्री जी ने गरीबों का जो जीवन स्तर है वो ऊपर लाने की बात की। कृषि क्षेत्र में जिस प्रकार से नई टेक्नोलॉजी को लेकर के मोर क्रॉप पर ड्रॉप, किसान भाई बहनों के खेत में से पैदावार कैसे ज्यादा हो और अलग अलग पैदावार हो, इसकी जानकारी ड्रोन से आजकल जो काम करना होता है खेतों में वो हो रहा है। तो काफी कुछ बदलाव सरकार पहले से ला चुकी है और आने वाले भविष्य में भी लाएगी। पर एक साफ जाहिर सी बात है कि अगर पैदावार, बारिश अच्छी होती है प्रशांत भाई, तो पैदावार अच्छा होगी। पैदावार अच्छी करने के लिए जो टेक्नोलॉजी की सहायता करनी है वो भी एक बहुत अहम भूमि में निभाएगा। और पैदावार अच्छी होती है तो आवक, जो इनकम होता है वो अच्छा होता है। और खास करके आज के तारीख में तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट है, तो कोई बिचौलिया नहीं है जिसमें कोई गुंजाइश हो पैसे इधर उधर होने की। और अगर आमदनी बढ़ती है तो खर्च करने की ताकत बढ़ती है। तो हम काफी लंबे समय से सकारात्मक नजरिया पूरे एफएमसीजी क्षेत्र में रख रहे हैं। बड़े शहर, टायर 2, टायर 3 सिटीज और उससे नीचे वाले शहर, ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण इलाके जो हमारे भारत देश हैं, वो एक बहुत बड़ा सहायता करेंगे बिक्री के आंकड़ों में। और उसी तरीके से आपके शुद्ध मुनाफे में भी इजाफा होगा। पहले और एक दिक्कत थी प्रशांत भाई कि लागत खर्च को लेकर के जो मुनाफे के मार्जिन थे उसमें दबाव थे, लेकिन अब वो भी इतिहास हो गया। और शायद आने वाले भविष्य में प्राइसिंग पावर आ जाती है तो इनकी आमदनी और बढ़ सकती है। एचयूएल, आईटीसी, ब्रिटानिया, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, इमामी, मैरिको जैसी कंपनियां हैं जहां पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। और प्रशांत भाई, एक बात हमेशा मैं कहता हूं कि भारत खपत से चलने वाला देश था, है और रहेगा। और ये पूरी आबादी में 35% युवा आबादी है जो एक भूमिका निभाएंगे। ऑलराइट, मेरे साथ राजस्थान से फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। नमस्कार जी मैम। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है। मेरे पास टाटा टेक के 85 शेयर है, 11.92 की खरीद की हुई है, तो मुझे इसमें बने रहना चाहिए या निकलने में अच्छा है? बहुत ऊंची बाइंग है आपकी। अच्छा, ये बताइएगा कितना समय देना चाहते हैं? समय का तो 1 ईयर, 1 साल। ऑलराइट, गौरांग 1192 टाटा टेक और समय इनके पास 1 साल का है। कविता, जिस प्रकार से राजनीतिक गतिविधियों में परिवर्तन हुआ है कल से, मेरे ख्याल से लंबी अवधि की परिभाषा में थोड़ा बदलाव करना चाहिए, मेरी ये समझ है। तो साल नहीं, मगर थोड़ा और 1.5 साल या उससे ज्यादा कुछ समय सीमा में बढ़ोतरी कर सकते हैं अगर कोई पाबंदी नहीं है। तो मैं पहले तो इनको ये समय सीमा में परिवर्तन की राय दूंगा। दूसरा, 585 के आसपास आईपीओ दिया था इन लोगों ने, और आईपीओ लिस्ट होने के बाद ये स्टॉक 1400 तक गया, और फिर नतीजे थोड़े बहुत कमजोर आए थे चौथी तिमाही के। इसके कारणवश ये थोड़ा बहुत 1000 के आसपास भी आया, और फिर ऊपर के तरफ के दायरे हम फिलहाल देख रहे हैं। तो हाल फिलहाल तो कवरेज नहीं, लेकिन आईपीओ नोट में हमने लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। तो उसको आधार बना करके अगर आपका निवेश है तो लंबी अवधि के लिए बने रहें। और क्योंकि इनकी खरीद ऊपर की तरफ है, और क्योंकि बाजार में अनिश्चितता का माहौल है राजनीति को लेकर के, सरकार को लेकर के, 1000 के आसपास या उसके नीचे आता है तो ये थोड़ा बहुत और जोड़ सकते हैं अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है, ताकि इनका जो निवेश का स्तर है वो नीचे आ जाए। हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने
यूट्यूब पर जोमेटो को लेकर राय जाननी चाहिए। और हालांकि उन्होंने लेवल्स वगैरह कुछ नहीं बताया, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि जोमेटो में आगे क्या किया जाए, क्या इसमें बने रहना सही रहेगा। बताइए गौरांग सर, जोमेटो आपको कैसा लगता है? किरण भाई, आईपीओ से खरीदारी की राय है और बुनियादी तर्क के आधार पर एक खरीदारी की राय लक्ष्यांक को लेकर के 220 के लक्ष्यांक दिखते हैं, तो एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रिटर्न यहाँ पर जोमेटो पे बन सकता है, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का। मेरी अगली दर्शक सुनीता फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। सुनीता जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए आपने किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है मैम? मैंने कोचिन शिपयार्ड लिए हुए हैं 117 शेयर 1319 के भाव से लिए हुए हैं। कितना तो भाव, मुझे क्या भाव बताएंगे एक बार? 1319 1319 1319 ना, ठीक है ठीक है, ओके गॉट इट। चलिए मैम, मुनाफे में हैं आप, बताइए अब क्या करना है? जी, मुझे गौरांग जी से ही पूछना था कि नीचे नीचे आ रहे, तो मैं पूछना था कि क्या करें अब इसमें। चलिए गौरांग जी बताइए, मुनाफा बुक कर लें? पहले सुनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। तो सुनीता जी, मेरे ख्याल से आपको जल्दबाजी या उतावलापन करने की जरूरत नहीं है अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो। और ये थोड़े बहुत अनिश्चितता का वातावरण सरकारी कंपनियों में इसलिए है क्योंकि सरकार को लेकर के एक प्रश्न चिन्ह कल तक लगा था। कल देर शाम में माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से घोषणा की, मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत स्थिरता आएगी, उसको आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कविता जी, कि रक्षा क्षेत्र में कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनी में अगर आपने निवेश किया है तो सरकार बदलने से इनके ऑर्डर बुक कम नहीं हो जाएंगे, कामकाज करने का तरीका नहीं बदल जाएगा। और जिस प्रकार से नतीजों के बाद मैनेजमेंट ने टिप्पणी दी है ऑर्डर बुक को लेकर के, तो एक बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी है ये। बेशक बने रहे सुनीता जी, अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो नीचे आने पर और भी जोड़ सकते हैं, और किसी को अगर नया निवेश भी करना है तो मेरे ख्याल से गिरावट पर मैं और जोड़ने की राय दूंगा। थोड़ा थोड़ा समय लगेगा इस सरकारी कंपनियों को स्थिर होने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि अब इनका भविष्य पूर्ण तरीके से अंधेरे में छा गया है। लंबी अवधि के लिए बने रहें। ठीक है, तो लंबी अवधि के लिए आपको बने रहने की सलाह। ये जो तमाम सेंटिमेंट का प्रेशर है ये कुछ दिनों में छंट जाएगा, तब यहाँ पर बेहतर संकेत आपको मिलेंगे। शाह साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। संजय जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं? संजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो जी, आवाज पहुंच रही है संजय जी? संजय साहब जी, अजय अजय वी शाह नाम है। अजय जी, माफी चाहूंगा। बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बड़ौदा से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस तरह से मदद की जाए? मेरे पास 3 शेयर है। हाँ, एक तो है स्टार लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है मैंने, इशू प्राइस में 900 के भाव में 64 शेयर। एक बार फिर से जरा बताएंगे स्टॉक का नाम? स्टार लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, स्टार लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। हाँ, दूसरा बीपीसीएल लिया हुआ है। ठीक है, वो लिया हुआ 600 के भाव में 35 शेयर। स्टार आपने किस भाव पे लिया था? 64 इशू प्राइस। ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टॉक बीपीसीएल है ना आपके पास? हाँ, बीपीसीएल। हाँ, ये किस भाव पे लिया आपने? वो लिया 600 के भाव में। ठीक है। और ये स्टार लाइफ इंश्योरेंस 900 के भाव में 64 सेल है। ठीक है। और इशू प्राइस से लिया हुआ, तब से सब डाउन ज्यादा, तो सब इसका क्यों कोई ज्यादा वो नहीं बोल रहे हैं, कभी भी इसका इशू नहीं आता है, कोई ज्यादा भाव ही नहीं बोल रहे हैं इसके लिए। तो उठाते नहीं। चलिए एक बार, एक आपके ये दो ही शेयर पे सवाल है, आप कह रहे थे 3 शेयर हैं आपके। दूसरा है एसबीआई लिया हुआ है मैंने। ठीक है। वो है 267 में 151। ठीक है। चलिए, तो एसबीआई में तो आपको मुनाफा होता हुआ, आप स्टार को लेकर ज्यादा परेशान है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर लिया हुआ सबसे, सभी यही भाव से नीचे जा रहा है। नहीं सुबह को इसका आपको मैं जनरली देखता हूँ, इसका कभी इशू नहीं लेते हैं कि भाई ये सर इतना क्यों चल रहा नहीं है। ठीक है, चलिए आपको बेहतर तरीके से राय दिलवाते हैं। गौरांग जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा।
स्टार इंश्योरेंस इनके पास 900 के भाव पे है और जाहिर सी बात है चिंता उसमें ज़्यादा बनी हुई है। BPCL 600 की इनकी खरीद है और SBI 261 की खरीद है। जरा इन तीनों स्टॉक पर अपना नजरिया दीजिए। तीनों स्टॉक पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। BPCL और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी कंपनियां हैं, तो जैसे मैंने पहले दर्शक मित्र का और निवेशक का प्रश्न का उत्तर दिया था कि सरकारी कंपनियों में सुधार आने के लिए थोड़ा समय लगेगा, तो धैर्य रखिए। स्टार हेल्थ एक दिक्कत वाला निवेश है यहाँ पर, और वो इसलिए प्रशांत क्योंकि मौजूदा स्तर है करीबन 500 के आसपास, हमारा लक्ष्यांक 650 का है और इनका निवेश है 900 के ऊपर, अगर मैंने सही सुना। तो थोड़ी बहुत हिम्मत इनको करनी पड़ेगी, 500 के आसपास निवेश बढ़ाना पड़ेगा ताकि इनका निवेश का स्तर नीचे आ जाए। और इस कंपनी को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कतें थी। ये मेडिक्लेम जैसे प्रोडक्ट, नॉन लाइफ जैसे प्रोडक्ट ये कंपनी मुहैया कराती है। कुछ दिक्कतें आई थी इस कंपनी के साथ क्योंकि इन्होंने जो कुछ हॉस्पिटल के साथ करार किया था क्लेम्स को लेकर के, वहां पर थोड़ी दिक्कतें आई थी और कुछ हॉस्पिटल्स ने इनके जो मेडिक्लेम पॉलिसी थी होती है होल्डर्स की, वो लेने से मना कर दिया था क्योंकि कुछ वाद विवाद हो गया था। लेकिन फिर मैनेजमेंट स्टार हेल्थ ने आकर के बोला था कि वो विवाद अब सुलझ गया है और फिर कारोबार बराबर चल रहा है, लेकिन नतीजों में थोड़ा सुधार होने के लिए समय लगेगा। तो एक नहीं दो दिक्कतें। पहली दिक्कत यह है कि इनका निवेश काफी ऊपरी स्तर पर है और दूसरा नतीजों में सुधार होने का समय सीमा। ये दोनों को मद्देनजर रखते हुए अगर इनके पास हिम्मत और निवेश लायक लंबी अवधि के लिए पूंजी है तो यहाँ पर और जोड़े ताकि इनका निवेश का स्तर नीचे आ जाए। स्टार हेल्थ के काउंटर पर ये सलाह दी हुई गौरांग की तरफ से। और इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वो भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन करवाएं।